आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल से जुड़ी है जो अक्सर मन में आता है। अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो फिर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की मेन सीट जोधपुर में क्यों है? ये सिर्फ एक आप कहिए भूगोल का सवाल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास, कुछ समितियां और कई अहम फैसले छिपे हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं, ये सत्ता के संतुलन की कहानी है। अच्छा। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। हम बात करेंगे उस दौर की जब राजस्थान में एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग उच्च न्यायालय काम कर रहे थे। 5? हाँ, 5। और फिर हम समझेंगे कि कैसे एक समिति ने जयपुर को राजधानी और जोधपुर को न्याय का केंद्र बनाया। और फिर जयपुर बेंच के बनने, हटने और लगभग 2 दशकों के संघर्ष के बाद वापस आने का जो पूरा ड्रामा है उसको भी देखेंगे। और इसके साथ ही हम संविधान के उन अनुच्छेदों को भी समझेंगे जो इस न्यायालय को इसकी असली ताकत देते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं राजस्थान के एकीकरण से भी पहले के दौर से। उस वक्त न्याय व्यवस्था का क्या स्वरूप था? मतलब क्या कोई एक सेंट्रल कोर्ट जैसी चीज थी? नहीं, उस समय कोई एक सिस्टम था ही नहीं। हर बड़ी रियासत का अपना अलग कानून, अपनी अलग अदालत, सब कुछ बटा हुआ पूरी तरह से। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, अलवर, इन 5 प्रमुख रियासतों के अपने अपने हाई कोर्ट थे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी न्यायालयों में कुल मिलाकर 20 न्यायाधीश काम करते थे। सोचिए, एक ही राज्य के भीतर न्याय के 5 अलग अलग केंद्र, यानी 5 अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। तो जब इन सभी रियासतों को एक करने की बात हुई, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहा होगा कि राजधानी कहाँ हो और हाईकोर्ट कहाँ। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मार्च 1949 में केंद्र सरकार ने B.R. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। हाँ, B.R. पटेल समिति। सही। इस समिति का काम ही यही था कि वो बताए कि एकीकृत राजस्थान की राजधानी और उच्च न्यायालय कहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? समिति ने एक तरह से कहिए राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की। उन्होंने 2 बड़ी सिफारिशें की। पहली, राजधानी जयपुर को बनाया जाए और दूसरी, उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है, मेन सीट, वो जोधपुर को दी जाए ताकि मारवाड़ की शक्तिशाली रियासत को भी महत्व मिले। समझ गई। मतलब एक ही फैसले से 2 प्रमुख शक्ति केंद्रों को साधने की कोशिश की गई और इसी सिफारिश के आधार पर तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह II ने अध्यादेश जारी किया होगा। बिल्कुल। और वो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षा के हिसाब से। कौन सी तारीख है? देखिए, अधिसूचना जारी हुई 25 अगस्त 1949 को और ठीक 4 दिन बाद 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। अच्छा। तो उस दिन राजस्थान को अपने पहले मुख्य न्यायाधीश मिले, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, और उनके साथ 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली। यानी एक चीफ जस्टिस और 11 दूसरे जज, कुल 12 जजों से शुरुआत हुई। तो यहाँ से कहानी में असली मोड़ आता है। जोधपुर मुख्य पीठ बन गई, जयपुर राजधानी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि राजधानी और दूसरे बड़े शहरों के लोगों को हर मामले के लिए जोधपुर जाना पड़ता होगा। ये तो बहुत अव्यवहारिक लगता है। हाँ, शुरुआत में इस समस्या का एक हल निकाला गया था। न्याय को लोगों तक पहुंचाने के लिए जोधपुर के साथ साथ जयपुर और उदयपुर में भी अस्थायी बेंचों को जारी रखा गया। अच्छा, और कोटा बीकानेर का क्या हुआ? बाद में बीकानेर और कोटा को भी पुनरीक्षण यानी रिव्यू की शक्ति दी गई। मतलब वो कुछ पुराने मामलों की सुनवाई कर सकते थे पर नए केस नहीं ले सकते थे। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन चली नहीं होगी, ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1950 तक आते आते जयपुर को छोड़कर बाकी सभी बेंच समाप्त कर दी गई। लेकिन असली भूचाल आया 1957 में। 1957 में क्या हुआ? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशें आईं। इस समिति का गठन ही इस मुद्दे को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए किया गया था। एक मिनट, ये वही समिति है जिसने जयपुर बेंच को बंद करने की सिफारिश की थी? बिल्कुल। समिति का तर्क था कि न्यायपालिका का एक ही मजबूत केंद्र होना चाहिए और उसे राजधानी के राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना चाहिए। पर ये तो बड़ा अजीब फैसला था। मतलब देश में शायद ही कोई ऐसी राजधानी होगी जहां हाईकोर्ट की बेंच ना हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला था। इस सिफारिश को मानते हुए 1958 में जयपुर बेंच बंद हो गई। 1958 में? इसका मतलब है कि राजधानी में लगभग 19 सालों तक उच्च न्यायालय की कोई बेंच ही नहीं थी। सही। सोचिए, एक लंबा संघर्ष चला, वकीलों ने दशकों तक आंदोलन किया और आखिरकार 31 जनवरी 1977 को जयपुर में बेंच की फिर से स्थापना हुई। तो जयपुर बेंच की कहानी इन 3 तारीखों में सिमटी है। 1 नवंबर 1956 जब इसे स्थायी दर्जा मिला,
1958 जब इसे समाप्त कर दिया गया, और फिर 31 जनवरी 1977 जब इसकी वापसी हुई। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक उतार चढ़ाव के बाद अब सीधे वर्तमान पर आते हैं। 1949 के उन 12 जजों से आज हम कहां तक पहुंचे हैं? आज राजस्थान उच्च न्यायालय की संरचना क्या है? आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2015 से कुल स्वीकृत पद 50 हैं। 50। हाँ, एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इन सालों में काम का बोझ कितना बढ़ गया है। और अभी कार्यरत कितने हैं? स्रोत के अनुसार नवंबर 2025 तक की स्थिति देखें तो 41 न्यायाधीश कार्यरत हैं। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? स्रोत के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा 44 में मुख्य न्यायाधीश हैं, हालांकि वे कार्यवाहक भूमिका में हैं। चलिए, इतिहास का ये सफर तो बहुत दिलचस्प रहा। अब अदालत की शक्तियों की बात करते हैं। इनको समझने के लिए शायद 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली, इसकी अपनी गरिमा बनाए रखने की शक्ति, दूसरी, आम नागरिक को बचाने की शक्ति, और तीसरी, पूरे राज्य के न्यायिक सिस्टम पर नियंत्रण रखने की शक्ति। बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो पहली शक्ति का आधार है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215। हाँ, ये अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। इसके 2 बहुत गहरे मतलब हैं। क्या मतलब है? पहला, इसके फैसले और कार्रवाइयां हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं और वे निचली अदालतों के लिए कानून यानी नज़ीर बन जाते हैं। और दूसरा मतलब जो इसे असली ताकत देता है? दूसरा मतलब है न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की शक्ति। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति या संस्था अदालत के फैसले की जानबूझकर अवहेलना करता है या अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो हाईकोर्ट उसे 6 महीने तक की जेल या 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पर, आम नागरिक की रक्षा करने की शक्ति। यहाँ पर अनुच्छेद 226 की भूमिका आती है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। रिट्स? हाँ, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो अदालत उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देती है, या फिर परमादेश, जिससे किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात ये कही जाती है कि रिट जारी करने के मामले में हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे। हाँ, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अच्छा, किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए? इसका मतलब है कि अगर किसी का कोई कानूनी अधिकार भी छीना जा रहा है जो मौलिक अधिकार नहीं है, तब भी वो हाईकोर्ट जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं तीसरी शक्ति की, यानी पूरे राज्य के न्यायिक सिस्टम पर नियंत्रण रखने की। क्या हाईकोर्ट सिर्फ अपने पास आए केस सुनता है या उसकी भूमिका इससे भी बड़ी है? उसकी भूमिका एक प्रशासक या कहें कि पूरे राज्य के न्यायिक सिस्टम के एक सीईओ जैसी है। सीईओ जैसी? हाँ, ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 227 से, जो उसे अपने अधीन सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस की शक्ति देता है। इसका क्या मतलब हुआ? वो निचली अदालतों के काम करने के तरीके की जांच कर सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है और उनके रिकॉर्ड्स की जांच भी कर सकता है। ये सिर्फ न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी है। और अगर निचली अदालत में कोई ऐसा केस फंस जाए जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई बड़ा सवाल हो, उसके लिए है अनुच्छेद 228। अगर किसी निचली अदालत में कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें विधि का कोई सारवन प्रश्न उठता है, मतलब संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बड़ा सवाल, तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवा सकता है। अच्छा, सीधे अपने पास? हाँ, या तो केस को खुद निपटा सकता है या फिर कानून की व्याख्या करके वापस निचली अदालत को भेज सकता है। एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है ये। हमने अदालत की शक्तियों की तो बात कर ली, लेकिन ये शक्तियां जजों से आती हैं। तो जजों की नियुक्ति और उनकी स्वतंत्रता को संविधान कैसे सुनिश्चित करता है? इसके लिए हमारे पास है अनुच्छेद 217।
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। और योग्यता क्या चाहिए होती है? योग्यता के लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 साल तक भारत में किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। और यहीं पर एक हैरान करने वाला तथ्य भी है कि संविधान में जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं बताई गई है। सही पकड़ा, कोई मिनिमम एज नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष तय है। और उनकी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कवच है अनुच्छेद 218। इसमें क्या है? ये उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया बताता है। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी ही है, यानी महाभियोग जैसी बेहद जटिल प्रक्रिया, जिसे आज तक भारत में पूरा नहीं किया जा सका है, ताकि उन पर कोई राजनीतिक दबाव न हो। बिल्कुल। और इसी स्वतंत्रता को और मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 229 ये सुनिश्चित करता है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है, जिससे कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप न हो। सही। ये सभी प्रावधान मिलकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं। तो हमने रियासतों के दौर से लेकर आज के शक्तिशाली संवैधानिक ढांचे तक राजस्थान उच्च न्यायालय के पूरे सफर को देखा। ये कहानी सिर्फ एक अदालत की नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन और संवैधानिक शक्तियों के विकास की कहानी है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे B.R. पटेल समिति के प्रशासनिक फैसलों और अनुच्छेद 215, 226 और 227 जैसी संवैधानिक शक्तियों के बीच एक तालमेल काम करता है, जो हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र और प्रभावी बनाता है। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में आता है। हमारे स्रोत में अनुच्छेद 224A का उल्लेख है, जो काम के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से वापस बुलाने की अनुमति देता है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। जब एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो अस्थायी रूप से तो सक्रिय है, लेकिन जिसे आधिकारिक तौर पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कहा जाता, अदालत की कार्यवाही में भाग लेता है, तो इसका अदालत की आंतरिक गतिशीलता और न्याय प्रक्रिया की सार्वजनिक धारणा पर क्या असर पड़ता है?